एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और अब बैंक वाले हानगुरु को बताते हैं कि वो लेडी हर रोज 5,000 वॉन का एक नोट निकाल कर ले जाया करती थी और वो काफ़ी दिन से ऐसा ही कर रही थी। लेकिन वो आजकल यहाँ पर नहीं आती और शायद वो लेडी बीमार हो चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड हानगुरु को ये भी बताता है कि वो लेडी हर रोज बैंक से एक फ़ोन कॉल किया करती थी। तभी हानगुरु को नंबर याद आता है जो कि उस लेडी के रूम में मिला था। फिर वो बैंक के फ़ोन से उसी नंबर पर कॉल लगाता है। तभी दूसरी साइड से कोई फ़ोन पर चिल्लाता है, जिस कारण से हानगुरु फ़ोन रख देता है। जिसके बाद हानगुरु अपने फ़ोन का मैप ओपन करके मैप फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ सांगवू हानगुरु को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब रात हो जाती है और नामू सांगवू पर चिल्ला रही थी क्योंकि हानगुरु अभी तक घर पर नहीं आया था। सांगवू कहता है कि मैंने ग्यूरो का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी हानगुरु वापस आ जाता है। वो नामू को बताता है कि मैं कहीं गया था और कल फिर से जाऊंगा क्योंकि मुझे उस लेडी की फैमिली को कुछ देना है। सांगवू उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी उन्हें देना चाहते हो उसे मैं दे दूंगा, लेकिन हानगुरु उसकी बात नहीं मानता और अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन नमू अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे मूव टू हेवन का काम करना है, लेकिन उसकी मॉम इस बात से एग्री नहीं होती, बल्कि वो नमू को डांटने लगती है। तभी नमू के फादर वहाँ पर आते हैं और वो अपनी वाइफ को शांत करते हैं, लेकिन नमू ने उस काम को करने की जिद पकड़ रखी थी, इसीलिए उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सीक्रेट अपनी मॉम से छुपा कर रखना पड़ेगा। वहीं ग्यूरो उस येलो बॉक्स को ढूंढ रहा था जिसे सांगवू ने ट्रक में रख दिया था। अब बॉक्स न मिलने के कारण ग्यूरो अपना सर हिट करने लगता है। ये देखकर सांगवू उसका गला पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी नमू वहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है कि शायद सांगवू गुरु को मार रहा है, इसीलिए नमू सांगवू के हाथ पर काट लेती है और उस पर बहुत चिल्लाती है। अब सांगवू यहाँ पर बता देता है कि मैंने उस बॉक्स को कूड़े के ट्रक में रख दिया था क्योंकि वो बॉक्स उस फैमिली को नहीं चाहिए था। जिसके बाद ये तीनों उस बॉक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। इनके सामने गार्बेज का पूरा ढेर था, जिसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस गार्बेज में वो येलो बॉक्स ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। खैर काफ़ी कोशिश करने के बाद सांगवू उस बॉक्स को ढूंढ लेता है। जिसके बाद ये लोग उसी लालची आदमी के पास जाते हैं जिस बंदे का नाम चियोल था और हानगुरु उसे एक रैपर देता है जिसके अंदर बैंक की रिसीप्ट थी। गिरो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम हर रोज बैंक में जाया करती थी और डेली वो 5,000 वॉन डेबिट किया करती थी। गिरो उसे वो नंबर देता है जिस नंबर पर उस पर्सन की मदर कॉल किया करती थी और यहाँ में पता चलता है कि ये नंबर चियोल का ही था। दरअसल चियोल की मदर चियोल से बात करने के लिए बैंक में पैसे निकालने के बहाने जाया करती थी ताकि बैंक के फ़ोन से वो बात कर सके, लेकिन चियोल उनसे अच्छे से बात करने के बजाय उस पर चिल्लाता था और उसकी मदर चुपचाप फ़ोन रख दिया करती थी। ये सब पता लगने के बाद भी चियोल बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता, बल्कि वो गिरो से पैसे मांगता है, लेकिन गिरो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। ये देखकर चियोल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हानगुरु पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन सांगवू उसे रोक देता है। सांगवू गिरो को उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी गिरो पैसे नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। नमू भी गिरो के साथ ही थी। तभी गिरो एक टेलर शॉप के पास रुकता है और पीछे से चियोल और सांगवू भी आ जाते हैं। चियोल गुरु से पैसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु पैसे नहीं देता और कहता है कि ये पैसे चियोल के सूट के लिए हैं, पर उसे नहीं पता था कि इस बंदे का नाम ही चियोल है। तभी उस शॉप का ओनर चियोल को पुकारता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि चियोल की मदर उसके लिए एक सूट परचेज करना चाहती थी और वो शॉप ओनर उसे कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ आकर इस सूट को परचेज करके ले जाना। लेकिन चियोल तो अपनी मदर से बात तक करना भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसकी मदर उसके लिए सूट परचेज नहीं कर पाई। अब ये पता लगने के बाद भी चियोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो ये कहता है कि स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू और मुझे ये सूट नहीं चाहिए। गुरु उसे वो येलो बॉक्स देता है, लेकिन चियोल उस बॉक्स को फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। तभी उसकी नज़र एक कपड़े की बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था कि 28 दिसंबर 1988 को मेरे बेटे की फर्स्ट सैलरी मिली थी। आप कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि चियोल ने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी मदर को एक कपड़ा गिफ्ट किया था, जिसे देखकर उसकी मॉम काफ़ी खुश हुई थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो चियोल के लिए एक सूट परचेज करेंगी। प्रेजेंट में चियोल देखता है कि उसकी मदर ने उस कपड़े को आज तक नहीं खोला, बल्कि उसे संभाल कर रखा हुआ था और अब चियोल को रिग्रेट फील होने लगता है, इसीलिए वो इमोशनल होकर रोने लगता है। जिसके बाद वे तीनों घर आ जाते हैं। नमू गुरु से पूछती है कि तुम्हें उस टेलर की शॉप के बारे में कैसे पता चला। दरअसल जब गुरु उन पैसों को साफ कर रहा था तब उसे एक नोट पर उस शॉप का नंबर दिखाई दिया था और उस दिन बैंक से निकलने के बाद गुरु मैप के सहारे उस टेलर शॉप को चेक करने के लिए ही गया था। फिर हम देखते हैं कि रात में सांगवू वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा था,
लेकिन सांगवू चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसी समय बॉक्सिंग क्लब की ओनर सांगवू के पास आती है और उसे अपनी गाड़ी में साथ ले जाती है। ये सब नमो भी देख लेती है और उसे लगता है कि शायद ये सांगवू की गर्लफ्रेंड थी। वही सांगवू को याद आता है कि एक बार बॉक्सिंग के दौरान उसने एक बंदे को इंजर्ड कर दिया था, जिस कारण से उसे जेल हो गई थी। फिर हम सांगवू को बॉक्सिंग रिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ उसे एक दूसरा बॉक्सर काफी इंजर्ड करता है। दूसरी तरफ नमो और गिरू सांगवू को घर के अंदर ढूंढ रहे थे। गिरू कहता है कि सांगवू रात से गायब है। तब नमो उसे बताती है कि उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने गया है। लेकिन गिरू तो सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए ये सब उसे समझ नहीं आता। तभी सांगवू वहां पर आ जाता है, जो कि काफी इंजर्ड था। अब नमो सांगवू के लिए खाना बनाती है और गुरु उसकी चोट पर दवाई लगाता है। इसी बीच सांगवू के पास काम के लिए कॉल आता है। अब नमो भी इनके साथ जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपना बैग लेने के लिए अपने घर जाती है। लेकिन घर से आते टाइम उसकी मॉम उसे देख लेती है और वो उससे पूछ लेती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो और उस बैग के अंदर क्या है। वो नमो का बैग चेक करने लगती है, जिसके अंदर से उन्हें सिविल सर्विस एग्जाम की एक बुक मिलती है। दरअसल वो बुक नमो के बैग में उसके फादर ने रखी थी, जिस कारण से नमो बच जाती है। पर उसकी मॉम सोचती है कि अब मेरी बेटी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी है और वो एक सिविल सर्वेंट बनेगी। खैर आगे ये तीनों अपनी लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ इन्हें एक अपार्टमेंट का काम करना था। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थे, जिनमें से एक पार्क जुन नाम का ऑफिसर था, जो कि नमो का नेबर भी था। पार्क जुन नमो को वहाँ पर देखकर सोच रहा था कि इसकी जैसी लड़की ये सब काम कैसे कर सकती है। खैर अभी सभी इस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये केस काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसमें एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया होता है। लेकिन उस लड़के का मानना था कि उसने मर्डर नहीं किया, बल्कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और ये केस आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। इसके बाद पार्क जो नामू से बात कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क नामू को पसंद करता है। वो उससे पूछता है कि तुम अपना कॉलेज छोड़कर हान गुरु के साथ काम क्यों कर रही हो, जिस पर नमू कहती है कि कुछ समय पहले ही हान गुरु के फादर इस दुनिया से चले गए, इसलिए मैं टेम्परेरीली उसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि उसे कुछ प्रॉब्लम ना आए। आगे न्यूज़ से पता चलता है कि जिस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है उसका नाम किम है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के कारण उसने सेल्फ डिफेंस के चलते उसे मार दिया। जिसके बाद किम पुलिस को बता रहा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड ली से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया था, जहाँ पर ली चाकू लेकर खुद को मारने की धमकी दे रही थी, क्योंकि जल्द ही मैं उसे शादी करने वाला था। लेकिन ली मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में गलती से ली चाकू के ऊपर गिर गई, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। आगे हान गुरु अपने काम में लग जाता है और सांगवू अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए जाता है। तभी अपार्टमेंट की दो लेडीज उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगती हैं। वो कहती है इन लोगों को जल्दी से अपार्टमेंट की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही है और उस लड़की के मरने के बाद इस अपार्टमेंट की वैल्यू पर काफ़ी असर पड़ा था। ये दोनों लेडीज तो सांगवू को इस नज़र से देख रही थी कि मानो जैसे वो बहुत ही घिनौना काम कर रहा हो। वहीं रूम के अंदर हान गुरु को स्टेशनरी का सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की गाइड मिलती है, जिसके बाद ये लोग काम खत्म कर जा रहे होते हैं। जिस दौरान अपार्टमेंट की ओनर इनके पास आती है और इनके साथ बदतमीजी से बात करती है। वो कहती है कि अपना काम जल्दी से ख़त्म करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। आगे हान गुरु सांगवू को एक स्कूल में चलने के लिए कहता है, लेकिन सांगवू जाने से मना कर देता है। इसीलिए नमो और गुरु दोनों ली के स्कूल में जाते हैं। दरअसल ली एक टीचर थी और उसने अपनी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बुक्स परचेज की हुई थी, इसीलिए क्यूरो उन बुक्स को देने के लिए स्कूल आया था। लेकिन प्रिंसिपल उन बुक्स को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इन बुक्स को स्टूडेंट्स को नहीं दे सकती, क्योंकि इससे उनकी स्टडी पर असर पड़ेगा। पर नमो उससे कहती है कि आप स्टूडेंट्स को ये मत बताना कि ये बुक्स ली ने उनके लिए परचेज की थी, जिस बात पर प्रिंसिपल मान जाती है और वो बुक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि ली की फ्रेंड थी। ये दोनों उसे एक गिफ्ट देते हैं जो ली उसे देना चाहती थी, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि किम मेरी शादी में आया हुआ था, जिस दौरान उसकी ली से मुलाकात हुई और पहली नज़र में इन दोनों को प्यार हो गया। जिसके बाद कुछ दिन तो किम ली के साथ अच्छे से रहा, लेकिन बाद में उसने ली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ली तो इस बारे में चाहकर भी किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि किम उसे बुरी तरह से पीटता था और मैंने ये सब पुलिस को भी बताया था। लेकिन किम खुद को बचाने के लिए इस मर्डर को एक्सीडेंट बता रहा है। रात में हान गुरु जब सो रहा था, तभी उसे याद आता है कि उन इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़र गाइड में एक कैमरा गाइड भी मौजूद थी, जो कि पेट्स पर नज़र रखने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ली के अपार्टमेंट में तो कोई भी पेट मौजूद नहीं था। अब गुरु सांगवू के साथ दोबारा से उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें एक कैमरा मिलता है, जो कि रूम में हाइड करके लगाया हुआ था, जो कि प्रोसिक्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ली को नहीं मारा,
बल्कि वो एक्सीडेंटली मर गई। लेकिन तभी प्रोसिक्यूटर उसे अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें क्लियर हो जाता है कि किम ने ही ली को जानबूझकर मारा था। दरअसल गिरू को जो कैमरा मिला था उसने उस कैमरा के बारे में पुलिस को बता दिया था। अब प्रोसिक्यूटर गिरू के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से आज किम का क्राइम सामने आया था। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन गिरो उस बिजनेस कार्ड को देखकर वापस कर देता है क्योंकि उसने उस कार्ड की सारी डिटेल्स याद कर ली थी। जिसके बाद गिरो यहाँ से चला जाता है और प्रोसिक्यूटर उसके इस टैलेंट को देखकर हैरान थी। फिर सांगवू एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है जहाँ से आते हुए उसे नमू देख लेती है। फिर नमू उस डीलर के पास जाती है और कहती है कि जो पर्सन अभी अभी यहाँ पर आया था वो मेरा अंकल था और शायद उसने आपको गलत एड्रेस लिखवा दिया है। तब वो डीलर उसे मूव टू हेवन का एड्रेस बताते हुए कहता है कि वो इस घर को जल्दी से जल्द बेचना चाहता है। ये देखकर नमू समझ जाती है कि सांगवू के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसीलिए वो उसके टेंट के बाहर एक वॉकी टॉकी लगा देती है और एक अपने पास रखती है ताकि उसे पता चल सके कि सांगवू क्या बातें कर रहा है। रात को सोते वक्त नमू को वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ आती है। जैसे ही वो उठकर देखती है तो सांगवू बाहर रनिंग करने के लिए निकला था। वहीं सांगवू को रास्ते में वही कपल मिलता है और इस बार वो लड़का लड़की को कहीं ले जाने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन सांगवू इस बार भी चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि उस लड़की के पैरों में चप्पल नहीं है। तभी सांगवू को अपने बचपन का फ्लैशबैक सीन याद आ जाता है जिसमें हम सांगवू को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसी घर में झगड़ा हो रहा था और इस फ्लैशबैक सीन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि सांगवू उस लड़के के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए सांगवू उस लड़के की काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है। इधर नमू भी सांगवू को ऐसा करते हुए देख रही थी। अगली सुबह नमू गुरु को पूछती है कि जब तुम और सांगवू अकेले होते हो तो क्या सांगवू तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है और क्या वो तुम्हें मारता है। तो गुरु कहता है कि जब सांगवू एक्सरसाइज करते हुए पंचिंग बैग को हिट करता है तब वो काफ़ी डेंजरस लगता है, लेकिन उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ना ही वो मुझ पर चिल्लाता है। नमू उसे कहती है कि अगर सांगवू तुम्हें कभी पीटने की कोशिश करे तो तुम उस टेंट के पास जाकर जोर से चिल्ला देना। जिस पर गिरू कहता है कि इस कंडीशन में तो 911 पर चिल्लाना ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि नमू ने टेंट के पास वॉकी टॉकी लगा रखा था। तभी वहाँ पर सांगवू आता है जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी, इसीलिए गुरु उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है। अब रात में फिर से नमू का वॉकी टॉकी बजता है और वो देखती है कि सांगवू घर से बाहर निकल कर कहीं पर जा रहा था। नमू उसका पीछा करती है और देखती है कि सांगवू एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए नमू भी एक टैक्सी से उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए उसी बॉक्सिंग क्लब में पहुंच जाती है जहां सांगवू फाइट करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर नमू को पता चलता है कि सांगवू ने एक बार अपने ओपोनेंट फाइटर को एक ही पंच में नीचे गिरा दिया था और वो अनकॉन्शियस हो गया था, जिसके बाद सांगवू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी सामने वाला फाइटर सांगवू को काफ़ी इंजर्ड करता है और ये सब देखकर नमू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।